नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक दल के प्रभुत्व का दौर। उससे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन देखिए, आप रिक्त स्थान भरना है तो पहले वाले में क्या भरोगे आप? राज्य विधानसभा। पहले का क्या उत्तर होगा खाली स्थान में? राज्य विधानसभा। दूसरे में क्या होगा उत्तर? दूसरे में होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरे में क्या भरोगे आप? राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। पूरा उत्तर देख सकते हो आप। पहले में राज्य विधानसभा, दूसरे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरे में राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। पूरा आप नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है अपन को। एस ए डांगे, इसके सामने क्या आएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ। मीनू मसानी, स्वतंत्र पार्टी। अशोक मेहता, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देख सकते हैं, ऐसे डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। पूरा नोट कर लीजिए आप सही जोड़ियों को। देख लीजिए आप, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखना है, सत्य सत्य। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला सत्य है। दूसरी बात क्या कही? जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम, गलत है। तीसरा क्या होगा? एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के उपनिवेशिक अति, बिल्कुल सही है। और चौथा आपका क्या होगा? गलत हुआ। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप, दिया गया है, भारतीय जनसंघ एक हिंदूवादी पार्टी थी जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करती थी। भारतीय जनसंघ की नीतियां व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हितों के पक्षधर थी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां की नीतियां समाज एवं श्रमिक संघों की हिमायती मानी जाती थी। आप लिख लीजिए इसको पॉइंट बाई पॉइंट। भारतीय जनसंघ का विचार था, देश भारतीय संस्कृति परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील एवं शक्ति संपन्न बने, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों को विशेष अधिकार रियायत देने की पक्षधर थी। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप। पांचवें क्वेश्चन में है, 1924 में स्थापित भारतीय साम्यवादी दल को शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 1942 में इस दल के ने कांग्रेस में एकजुट के रूप में रहते हुए कार्य किया। तत्पश्चात इसे कांग्रेस से अलग करने हेतु सरकार ने इस पर लगे प्रतिबंध क्या कर दिए? हटा दिए। नोट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वार्षिक की दृष्टि से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको जरूर देखिए बार बार। ये क्वेश्चन रहा आपका छठवां। हालांकि एक दल प्रभुत्व प्रणाली का राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा प्रभुत्व प्राप्त दल विपक्ष की आलोचना को अनदेखा करके लोकतंत्र को तानाशाही शासन में बदलने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यह समाजवादी दल रूपणे राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था की समर्थक न थी तथा वह समाजवादी कार्यक्रमों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना चाहती थी, जबकि इसके विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी रूपरेखा द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का उत्पादन एवं वितरित पूर्ण शासकीय स्वामित्व चाहती थी। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए अगला, समाजवादी वाला। भारतीय जनसंघ एवं स्वतंत्र पार्टी में देखिए आप दिया गया है, भारतीय जनसंघ 1951 में गठित हुई जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भूमिका, हटबंदी, खाद्य व्यापार, शासकीय अधिग्रहण तथा सरकारी खेतों के प्रस्ताव पारित हुए। तदुपरांत 1959 में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इन दोनों दलों के बीच में 3 प्रमुख शर्तें भी हुई। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। इंस्टीट्यूशनल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी जो स्पेनिश PRI नाम से जानी जाती थी का मेक्सिको में 60 वर्षीय साम्यवादी तक शासन रहा। 1929 में स्थापित इस पार्टी को
रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, दिया गया है भारत का नक्शा के माध्यम से जम्मू कश्मीर देखिए कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आपको बताने का प्रयास किया गया है। चित्र के माध्यम से 1962 की स्थिति में बताया गया है 52 से 67 के दौरान कांग्रेस की सत्ता कहाँ कहाँ स्थापित थी। चित्र देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए आप कांग्रेस आशासित क्षेत्र थे, जहां गोला बने हुए कांग्रेस शासित राज्य थे। नीचे केरल भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, काफी बड़ा है परंतु इसको अपन को करना है। क्वेश्चन छोटा बड़ा कोई भी हो उसको पूरा हल करना है। लेखक रजनी कोठारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों के बारे में वक्तव्य देते हुए कह रहे हैं कि भारत में लौह पुरुष सरदार पटेल को किसी भी अन्य रूप में देखना चाहते थे। वे कांग्रेस को एक साम्यवादी विचार वाली पार्टी, जनसंघ जैसी विचारधारा वाली कम्युनिस्ट पार्टी या अनुशासित पार्टी बनाकर एक राजनीतिक दल की जगह एक आंदोलन का रूप दिया जाने के पक्षधर थे। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की समन्वयवादी विचारधारा के बारे में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए आप, बहुत बड़े जो क्वेश्चन है इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लीजिए आप। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन हो जाने के बाद कांग्रेस में उन जैसा कोई चमत्कारिक व्यक्ति, धनी व्यक्ति नहीं था। 1964 में भारत में साम्यवादी दल, भारतीय जनसंघ, मुस्लिम लीग तथा साम्यवादी दल जैसे अन्य राजनीतिक दलों के प्रभाव से में बढ़ोतरी हुई। विभिन्न भारतीय हिस्सों में क्षेत्रवादी भावनाएं प्रबल हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल संगठित हो गए, ऐसा लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, दिया गया है आजादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मान्यता थी कि 1947 से जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है वही एक सच्ची स्वतंत्रता नहीं थी। अपनी इस विचारधारा के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को प्रोत्साहन दिया। कम्युनिस्ट पार्टी अपने लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु हिंसात्मक साधनों में आस्था रखती थी, लेकिन 1951 में पुनर्विचार करने के उपरांत इसने हिंसात्मक तरीकों का रास्ता छोड़ करके संवैधानिक मार्ग का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। यह दल रूसी साम्यवादी दल के संरक्षण में गठित हुआ था। कारक प्रणाली भी उसी से प्रभावित थी, अतः उदारवादी लोकतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था रही। देखिए आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आम चुनाव में 1952 के आम चुनाव हेतु फैसला लिया गया कि प्रत्येक मतदाता केंद्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी, जिस पर उम्मीदवार अपना चुनाव चिन्ह अंकित करेगा। प्रत्येक मतदाता के खाली मतपत्र दिया जाएगा, जिसे वह अपनी मदद पसंद के अनुसार उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्य से लगभग 20 लाख पेटियां प्रयुक्त की गई। आगे चल करके प्रत्याशी हेतु एक अलग संदूक रखने की व्यवस्था भी परिवर्तित की गई। तो आप इसको नोट कर लीजिए। भारतीय आम चुनाव में 1990 के दशक के अंत में निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ईवीएम का प्रयोग होने लगा। संपूर्ण भारत में 2004 में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। इस मशीन में मोहर लगने की आवश्यकता नहीं थी। ईवीएम का प्रयोग होने से बहुत सारी सुविधाएं भी होने लगी है। प्रत्याशियों के नाम चुनाव चिन्ह के सामने दिए गए बटन को दबा देते हैं, मतदान गोपनीय तरीके से हो जाता है। इस मशीन से मतगणना करने में भी काफी सुविधा होती है। तो ये रहा पूरा प्रश्न रहे आपके दूसरे तीसरे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।